भारत के कई राजनेताओं की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के साथ ही पत्रकारिता भी की थी और उसके माध्यम से पूर्ण स्वराज्य के अपने स्वप्न को और विचारों को शब्दबद्ध किया था। नेताजी ने 5 अगस्त 1939 को अंग्रेजी में राजनीतिक साप्ताहिक समाचार पत्र फॉरवर्ड ब्लॉग निकाला और 1 जून 1940 तक उसका संपादन किया। वह 20 पृष्ठों का अखबार था। पहले पृष्ठ पर अखबार का नाम, संपादक का नाम, वर्ष तथा अंक की सूचना और विज्ञापन छपते थे। दूसरे पृष्ठ पर विज्ञापन के अलावा अनुक्रम छपता था, जिसमें यह जानकारी दी जाती थी कि किस पृष्ठ पर क्या सामग्री छपी है। तीसरे पृष्ठ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लिखी संपादकीय टिप्पणी छपती थी। शेष पृष्ठों पर समाचार, सामयिक लेख, टिप्पणियां, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक विषयों पर लेख, पुस्तक समीक्षा और संपादक के नाम पत्र स्तंभ छपते थे। एक अंक की कीमत 1 आना थी। त्रैमासिक शुल्क 1 रुपया, अर्धवार्षिक 2 रुपये और वार्षिक शुल्क 4 रुपये था। एक संपादकीय नोटिस भी छपती थी, जिसमें कहा होता था कि सभी पत्राचार संपादक को संबोधित होना चाहिए, न कि कार्यालय के किसी व्यक्ति विशेष को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पत्रकारिता का प्रत्यय पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य से जोड़ रखा था। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉग के 7 अक्टूबर 1939 के अंक में इंडियाज डिमांड शीर्षक संपादकीय टिप्पणी में लिखा था कि पूर्ण स्वाधीनता देश की मांग है, वर्धा इस मांग को लेकर देश का नेतृत्व करे। उस टिप्पणी में वर्धा से नेताजी का आशय महात्मा गांधी से था, क्योंकि तब गांधी जी वर्धा में ही रहते थे। नेताजी की उस टिप्पणी से स्पष्ट है कि वे मानते थे कि देश का नेतृत्व करने की सामर्थ्य तब गांधी जी में ही थी। सुभाष चंद्र बोस अपनी धरती पर अपने देशवासियों का अधिकार चाहते थे। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉग के 14 अक्टूबर 1939 के अंक में द न्यू इंडिया शीर्षक संपादकीय टिप्पणी में लिखा था कि शांति हो या युद्ध, भारत की स्वाधीनता जरूरी है। भारत की जमीन पर उसका अधिकार हो। स्वाधीनता की लक्ष्य पूर्ति के लिए नेताजी कांग्रेस की एकता के भी हिमायती थे। फॉरवर्ड ब्लॉग के 26 अगस्त 1939 के अंक में द नीड ऑफ द आवर शीर्षक अपनी संपादकीय टिप्पणी में नेताजी ने लिखा था कि कांग्रेस के दोनों धड़ों को मिलकर पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष करना चाहिए। उसी टिप्पणी में सुभाष चंद्र बोस ने यह मत भी प्रकट किया था कि विश्व युद्ध में ब्रिटिश शासन को भारत का मानव संसाधन बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा था, युद्ध के समय हमारी क्या नीति हो, उसे एक स्वाधीन देश ही तय कर सकता है। इसलिए हम अपनी स्वाधीनता की मांग करते हैं और वह हमें हासिल करनी ही होगी। नेताजी ने युद्ध पर गांधी जी और कांग्रेस की नीति की भी आलोचना की थी। 23 दिसंबर 1939 के अंक में द करेक्ट लाइन शीर्षक संपादकीय टिप्पणी में नेताजी ने कहा था कि गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने का मत प्रकट करना उचित नहीं है। 4 नवंबर 1939 के अंक में लुकिंग बैक शीर्षक संपादकीय टिप्पणी में भी नेताजी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा था कि त्रिपुरी कांग्रेस के 6 महीने के भीतर ही यूरोप में युद्ध छिड़ गया और भारत उसमें कूद पड़ा। कांग्रेस नेतृत्व ने अपनी अक्षमता प्रदर्शित की। इसी तरह 25 नवंबर 1939 के अंक में हुम दे फाइट शीर्षक संपादकीय में नेताजी ने लिखा था कि रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा है कि ब्रिटिश सरकार से सम्मानजनक रास्ता निकालने की कोशिश जारी रखी जाएगी। इतनी जानकारी देने के बाद नेताजी ने टिप्पणी की थी, अतः कांग्रेस तब तक ब्रिटिश सरकार के चरणों में गिरी रहेगी जब तक उसे वह लात नहीं मारती। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉग के 6 जनवरी 1940 के अंक की डेंजर अहेड शीर्षक संपादकीय टिप्पणी में कहा था कि संविधान सभा की कांग्रेस कार्य समिति की मांग से पूर्ण स्वराज की राष्ट्रीय मांग कमजोर होगी। उस खतरनाक मांग के खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। देश की पल पल की राजनीतिक गतिविधि पर सुभाष चंद्र बोस सतर्क नजर रखते थे। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉग के 30 सितंबर 1939 की नेशनल डिमांड शीर्षक संपादकीय में लिखा था कि राष्ट्रपति की वायसराय के साथ होने वाली बैठक में
लोकतंत्र की स्थापना को राष्ट्रीय मांग के रूप में उठाया जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस सत्याग्रह की विधि से पूर्ण स्वराज हासिल करना चाहते थे। उन्होंने 2 मार्च 1940 की द वे टू स्वराज शीर्षक संपादक की टिप्पणी में कहा था कि हमें स्वराज के लिए लड़ना होगा, पूर्ण स्वराज हमारा उद्देश्य है, सत्याग्रह हमारी विधि है। 16 दिसंबर 1939 की ए रिमाइंडर शीर्षक संपादक की टिप्पणी में नेताजी ने 3 उद्देश्यों की याद दिलाई थी। 1 वाम समन्वय, 2 कांग्रेस में एकता और 3 स्वाधीनता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन। नेताजी श्रेष्ठ राजनीति के शास्त्र को निर्मित करने के भी पक्षधर थे। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के 28 अक्टूबर 1939 की हार्ट सर्चिंग शीर्षक संपादकीय में लिखा था कि भारत इतिहास के कठिन दौर से गुजर रहा है। दुनिया के लिए भी यह कठिन दौर है, इसलिए हमें यथासंभव श्रेष्ठ राजनीति का शास्त्र निर्मित करना चाहिए। श्रेष्ठ राजनीति का शास्त्र निर्मित करने का प्रस्ताव नेताजी ने कांग्रेस कार्य समिति को भी भेजा था। सुभाष चंद्र बोस की आकांक्षा थी कि कांग्रेस का वाम धड़ा स्वाधीनता संग्राम में नेतृत्वकारी भूमिका निभाए। इसी आशय का आह्वान करते हुए नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 दिसंबर 1939 के अंक में अटेनमेंट ऑफ इंडियाज फ्रीडम लेफ्ट टू गिव लीड शीर्षक लेख लिखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का भी सपना देखते थे। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के 19 अगस्त 1939 के अंक में द हाउस ऑफ द नेशन शीर्षक टिप्पणी में लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना यानी 1885 के 20 वर्ष के भीतर ही बंगभंग यानी 1905 के खिलाफ स्वदेशी और बैकाट के कारण देश का राजनीतिक इतिहास स्वसहायता और आत्मनिर्भरता के युग में प्रवेश कर गया। भारत की जागरूक जनता स्वसहायता और आत्मनिर्भरता के आंदोलन को नहीं छोड़ सकती, वह स्वाधीनता के जन्मगत अधिकार को नहीं छोड़ सकती। आज भारत के लोग न सिर्फ भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देखते हैं, अपितु ऐसा भारत राष्ट्र चाहते हैं जो न्याय, समानता और नई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित हो। उसी टिप्पणी में नेताजी ने बंगाल में आए नवजागरण का संदर्भ ग्रहण करते हुए लिखा था कि आधुनिक राष्ट्र के निर्माण के लिए नवजागरण और सामाजिक सुधार आवश्यक है। नवजागरण ने प्रदेशों की सीमाएं तोड़ दी। राम मोहन राय और रामकृष्ण परमहंस ने मानवता का संदेश दिया। हम उसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक में द फ्रेंड्स वॉयस, लीड फ्रॉम वर्धा, ऑफ द मैरो, वार एंड साइंस, इफ ब्रिटेन ग्रांटेड, वेदर हाई कमांड, आवर वर्किंग कमेटी, लीडर मिसलीडिंग, रामगढ़, our problem, our goal, the Bengal Congress, stem the rot, the Bengal tangle towards communal unity, anti-compromise conference, Congress addresses, the call of Ramgarh, the canvas marches, Swamiji's message, hour of trial शीर्षक लंबी संपादक की टिप्पणियां भी लिखी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अखबार ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार की अपील, रिहाई की मांग जोरदार तरीके से करता था। उन 2 प्रमुख मांगों को लेकर हर महीने राष्ट्रीय संघर्ष सप्ताह मनाया जाता था और उसकी खबर फॉरवर्ड ब्लॉक में प्रमुखता से छापी जाती थी। कई बार पहले पृष्ठ पर भी उसे छापा जाता था। भारतीय स्वाधीनता और देश के नवनिर्माण के प्रश्न पर हीरेन मुखर्जी, एस उपाध्याय, गोपाल हालदार, बुद्धदेव बसु, विनय घोष, मेघनाथ साहा, एच.बी. कामत, सहजानंद सरस्वती, नंदलाल बोस, मनमथनाथ गुप्त, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस भी फॉरवर्ड ब्लॉक में लिखते थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के 23 दिसंबर 1939 के अंक में इंडिया एंड द प्रेजेंट वार शीर्षक शरद चंद्र बोस का लेख छपा है। दरअसल वह असेंबली में शरद चंद्र बोस द्वारा दिया गया भाषण है। पृष्ठ 15 से 18 यानी 4 पृष्ठों में फैले उस लेख में शरद चंद्र बोस ने स्वाधीनता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को मान्यता देने की मांग की है। फॉरवर्ड ब्लॉक में साहित्य और कला पर भी समृद्ध सामग्री छपती थी। 16 सितंबर 1939 के अंक में बुद्धदेव बसु ने
द हैप्पी राइटर शीर्षक 2 पृष्ठों का लेख लिखा है। उसमें उन्होंने अंग्रेजी के आधुनिक लेखक समरगिट मोगम की आत्मकथा समिंग अप के बहाने उनकी अन्य कृतियों की भी विशद चर्चा करते हुए उनके खुशहाल जीवन का विवरण प्रस्तुत किया है और बताया है कि समिंग अप के लेखक ने अपने बारे में यह जानकारी भी नहीं दी है कि वह शादीशुदा है अथवा नहीं, किंतु अपने उपन्यासों और नाटकों की शैली का बखूबी वर्णन किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक के 23 सितंबर 1939 के अंक में आवर लिटरेरी फ्रंट शीर्षक लेख में नरेंद्र सरकार ने साहित्य के समाजीकरण पर बल देते हुए कहा है कि परंपरा के साथ मुठभेड़ करनी पड़ती है। यह मुठभेड़ टैगोर ने की थी, इसीलिए युगों पुरानी परंपरा के संदर्भ में टैगोर एक प्रकाश स्तंभ है। उसी लेख में कहा गया है कि परंपरा के आईने में सामाजिक न्याय तभी प्रभावी होगा जब विषमता के यथार्थ कारणों की पहचान कर उन्हें दूर करने का यत्न किया जाए। फॉरवर्ड ब्लॉक के 16 दिसंबर 1939 के अंक में ऑन द लिटरेरी फ्रंट ए सर्वे ऑफ रीसेंट लिटरेरी एक्टिविटीज इन चाइना शीर्षक लेख छपा है। फॉरवर्ड ब्लॉक के 18 नवंबर 1939 के अंक में मैक्सिम गोर्की इन मेमोरियम शीर्षक लेख और 25 नवंबर 1939 के अंक में रेल फॉक्स राइटर इन आर्म्स शीर्षक लेख छपे हैं। 30 सितंबर के अंक में एस अयंगार की किताब प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया की समीक्षा और 2 दिसंबर 1939 के अंक में रविंद्र साहित्य परिचय पुस्तक की समीक्षा छपी है। फॉरवर्ड ब्लॉक के हर अंक में पुस्तकों की नियमित समीक्षाएं छपती थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के 19 अगस्त 1939 के अंक में एक पूरे पृष्ठ में रविंद्रनाथ ठाकुर की टिप्पणी छपी है। इसका शीर्षक है विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर्स एड्रेस। उसमें रविंद्रनाथ साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्रों में बंगाल के वैभव की चर्चा करते हुए अपील करते हैं कि बंगाल का बाहुबल भारत की स्वाधीनता की सेवा में लगे। यह बाहुबल भारत के बाहुबल को मजबूत करे। फॉरवर्ड ब्लॉक मुख्यतः राजनीतिक समाचार पत्र था, किंतु जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसे अखबार में समाहित नहीं किया गया हो। उस अखबार में साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा, स्त्री संदर्भ, खेती, उद्योग, ग्राम विकास, रक्षा, विज्ञान और विदेशी मामलों पर भी नियमित लेख छपते थे। इस दृष्टि से फॉरवर्ड ब्लॉक को सर्वांगीण अखबार कहा जा सकता है। फॉरवर्ड ब्लॉक के 30 दिसंबर 1939 के अंक में क्राइसिस इन कल्चर, 6 अप्रैल 1940 के अंक में आर्ट एंड सोशलिज्म और 20 अप्रैल 1940 के अंक में आर्ट एंड नेशनल लाइफ, 16 मार्च 1940 और 23 मार्च 1940 के अंकों में इंडियन फिल्म इट्स प्रॉब्लम एंड पॉसिबिलिटीज शीर्षक लेख छपे हैं, जो कला तथा संस्कृत के प्रश्नों को प्रभावी ढंग से उठाते हैं। इसी तरह शिक्षा के प्रश्न पर फॉरवर्ड ब्लॉक के 24 फरवरी 1940 और 2 मार्च 1940 के अंकों में नेशनल वैल्यू ऑफ एजुकेशन शीर्षक लेख 2 किस्तों में छपा है। अखबार के 2 दिसंबर 1939 के अंक में वुमेन मूवमेंट इन इंडिया वांटेड ए राइट आउटलुक शीर्षक अमिता राय का लेख छपा है, जिसमें महिला आंदोलन को उचित परिप्रेक्ष्य दिए जाने पर बल दिया गया है। कुटीर उद्योग पर फॉरवर्ड ब्लॉक के 30 सितंबर 1939 के अंक में प्लेस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज शीर्षक लेख छपा है। भारत के गांवों के पुनर्निर्माण पर बल देते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक के 11 नवंबर 1939 के अंक में रूरल रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया शीर्षक लेख छपा है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में योजना बनाने पर बल देते हुए 18 नवंबर 1939 के अंक में प्लानिंग इन एग्रीकल्चर शीर्षक लेख छपा है। फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 दिसंबर 1939 के अंक में ऑन द एव ऑफ स्टार्टिंग नेशनल इंडस्ट्रीज शीर्षक लेख में राष्ट्रीय उद्योग आरंभ करने के रास्ते सुझाए गए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के 14 अक्टूबर 1939 के अंक में इंडिया एंड हर डिफेंस, साइंस एंड नेशनल प्लानिंग शीर्षक लेख छपे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 अगस्त 1939 के अंक में इंडियाज फॉरेन पॉलिसी शीर्षक लेख छपा है। आंदोलनों पर भी अखबार की सतर्क नजर रहती थी। गन्ना के श्रमिकों के आंदोलन को समेटती स्वामी सहजानंद सरस्वती की टिप्पणी फॉरवर्ड ब्लॉक के 16 दिसंबर 1939 के अंक में केन लेबर स्ट्राइक एट बिहटा शीर्षक से छपी है। फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 अगस्त 1939 के अंक में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अपील छपी है। ऑल इंडिया किसान डे, मेक
इट ए ग्रैंड सक्सेस। उसमें अखिल भारतीय किसान दिवस को सफल बनाने का आह्वान किया गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक में अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी नियमित लेख छपते थे। उन प्रकाशित लेखों में अमेरिकन न्यूट्रलिटी, पोलैंड इन द मेकिंग, सर्चलाइट ऑन फिनलैंड, इज सोवियत इंपीरियलिस्टिक फॉर द सिटीजन वेलफेयर इन यूएसएसआर, मुसालिनीज डायलेमा, फिनलैंड प्रोस्पेक्ट एंड रिट्रोस्पेक्ट, द ट्रेजेडी ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म, वार इन फ्रांस इज वार ऑन फ्रांस शीर्षक लेख शामिल हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक में संपादक के नाम पत्र स्तंभ हर अंक में पूरे पृष्ठ में छपता था। जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक निकाल रहे थे, उसमें कांग्रेस के भीतर और कतिपय अखबारों में नेताजी के बारे में दुष्प्रचार भी किया जाता था। उस दुष्प्रचार की वानगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टिप्पणियों और उनके यात्रा संस्मरणों में देखी जा सकती है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के 9 दिसंबर 1939 के अंक में एट इट अगेन शीर्षक संपादकीय में लिखा है, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया यानी स्टेट्समैन मेरे विरुद्ध लगातार घृणा और नापसंदगी को प्रदर्शित करता रहा है। वह अखबार मेरे बारे में तभी नरम रहता है जब कोई दुष्प्रचार न करना हो। नेताजी ने ग्लिम्सेज ऑफ माई टूर शीर्षक से अपना यात्रा वृतांत कई किस्तों में लिखा। जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक के 28 अक्टूबर 1939 को पहली किस्त छपी है, 4 नवंबर 1939 को दूसरी, 18 नवंबर 1939 को उस यात्रा वृतांत की तीसरी और 25 नवंबर 1939 को चौथी किस्त छपी है। फॉरवर्ड ब्लॉक के 28 अक्टूबर 1939 के अंक में ग्लिम्सेज ऑफ माई टूर की पहली किस्त में नेताजी ने लिखा था कि 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से मैंने इस्तीफा दिया। कई लोगों को लगा कि मैंने भयंकर भूल की है। बंगाल मेरे साथ तनकर खड़ा था, किंतु बाकी राज्य, मैंने देश का दौरा करने का फैसला किया। मैंने संयुक्त प्रांत के उन्नाव और कानपुर की यात्रा की। भव्य स्वागत हुआ। यूपी से पंजाब गया, फिर लाहौर, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पेशावर, बंबई और मद्रास गया। सहयोग करना तो दूर, आंध्र और तमिलनाडु में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों ने मेरे दौरे के बायकाट की अपील की थी। पटना में तो गांधीवाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जूते और पत्थर फेंके गए। फॉरवर्ड ब्लॉक ने विश्व युद्ध को लेकर कांग्रेस की दुविधा की आलोचना की थी, तो नेताजी के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के विरोध में भी टिप्पणियां प्रकाशित की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के 26 अगस्त 1939 के अंक में पपल बैल फ्रॉम वर्धा शीर्षक टिप्पणी में कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस के निष्कासन पर समाचार पत्रों और संस्थाओं की प्रतिक्रियाएं प्रकाशित की गई हैं। ऑब्जर्वर ने लिखा था कि बोस के निष्कासन से कांग्रेस कमजोर होगी। वर्धा इंटॉलरेंस, असहिष्णु वर्धा शीर्षक प्रतिक्रिया में पी सरकार ने कहा था, सरकार या प्रधानमंत्री के कार्य की आलोचना करने पर क्या ब्रिटिश सरकार चर्चिल के खिलाफ अनुशासनात्मक या वैधानिक कार्रवाई करती है? क्या अमेरिकी सरकार सीनेट के किसी सदस्य द्वारा प्रेस या सार्वजनिक तौर पर सरकार की आलोचना करने पर उस सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है? निश्चित रूप से नहीं करती, क्योंकि एक लोकतांत्रिक संगठन में लोगों का आलोचना करने का मौलिक अधिकार है। अनौचित्य की आलोचना करने के मौलिक अधिकार का प्रयोग फॉरवर्ड ब्लॉक निरंतर करता था। अखबार के 4 नवंबर 1939 के अंक में कॉल ऑफ ड्राइव अगेंस्ट लेफ्ट विंग एडॉप्ट ए बोल्ड एंड डायनेमिक पॉलिसी शीर्षक टिप्पणी में नेताजी ने गांधी जी की इसलिए आलोचना की थी कि उन्होंने बगैर किसी से मशविरा किए वायसराय से मिलने चले गए और उन्हें समर्थन देने का आश्वासन भी दिया है। इसी तरह उसी टिप्पणी में नेताजी ने कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की इसलिए आलोचना की क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया था कि वे सार्वजनिक या निजी बैठकों में ब्रिटेन की आलोचना न करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्रकारिता में यह विवेक था कि सही बात का अभिनंदन करना है और गलत का विरोध करना है। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस की पत्रकारिता एकांगी होने के दोष से मुक्त है। नेताजी अंग्रेजी शासन के धूर विरोधी थे, किंतु ब्रिटेन के जिन अखबारों ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम का समर्थन किया तो उसकी प्रशंसा
करते हुए उन अखबारों के मत को नेताजी ने अपने अखबार में पुनर्प्रस्तुत किया। फॉरवर्ड ब्लॉक के 7 अक्टूबर 1939 के अंक में ब्रिटिश प्रेस ऑन इंडियाज डिमांड शीर्षक पूरे पृष्ठ की सामग्री दी गई है, जिसमें द न्यू स्टेट्समैन एंड नेशन ने कहा है कि वाशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हर व्यक्ति पूछ रहा है कि हम यह युद्ध किस लिए लड़ रहे हैं। यदि भारत को स्वाधीनता दी जाती है तो हम स्वाधीन भारतीयों के नेतृत्व को जीत सकेंगे। भारत के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी है। उसे बताना है कि वह लोकतांत्रिक स्वाधीनता के पक्ष में है या साम्राज्यवाद के पक्ष में या यथास्थितिवाद के पक्ष में। मैनचेस्टर गार्जियन ने भी भारतीय जनता का पूरे हृदय से समर्थन किया है और कहा है कि ब्रिटेन को स्पष्ट करना चाहिए कि वह लोकतंत्र की स्थापना का इच्छुक है या नहीं। कांग्रेस ने यही मांग की है। डेली हेराल्ड ने भी कहा है कि भारतीयों के बलिदान को ध्यान में रखते हुए अहम प्रश्न यही है कि लोकतंत्र की रक्षा करनी है या साम्राज्यवाद की। द स्टार ने लिखा है कि भारत अधिक लोकतंत्र चाहता है तो उसे स्वाधीनता दी जानी चाहिए। उन ब्रिटिश समाचार पत्रों के रुख का नेताजी जिस भांति स्वागत करते हैं, उसी भांति उनका अखबार फॉरवर्ड ब्लॉक अवसर विशेष पर महात्मा गांधी की भी प्रशंसा करता था। महात्मा गांधी के 71वें वर्ष में प्रवेश करने पर 7 अक्टूबर 1939 के अंक में फॉरवर्ड ब्लॉक ने महात्मा गांधी शीर्षक लेख में दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत में सत्याग्रह के संदर्भ में गांधी जी की भूमिका की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उसी अंक में गांधीजम नामक किताब की पी स्प्रॉट द्वारा की गई समीक्षा छपी थी, जिसमें कहा गया था कि गांधी जी शताब्दी के महानतम नेताओं में एक हैं और भारतीय जीवन और विचार पर उनका खासा प्रभाव है। फॉरवर्ड ब्लॉक के 4 नवंबर 1939 के अंक में गांधीयन पर्सनालिटी शीर्षक लेख में कहा गया था कि गांधी जी के व्यक्तित्व में ही आकर्षण है। इंग्लैंड से लेकर दक्षिण अफ्रीका और भारत में गांधी जी ने आत्मानुशासित जीवन जिया। फॉरवर्ड ब्लॉक के 30 सितंबर 1939 के अंक में गांधी जी अहिंसा शीर्षक टिप्पणी में कहा गया था कि वैदिक काल से ही अहिंसा को भारत एक धर्म मानता रहा है। बुद्ध और महावीर ने भी अहिंसा का संदेश दिया और आधुनिक काल में उसे गांधी जी ने बरता। फॉरवर्ड ब्लॉक में छपे उन लेखों से स्पष्ट है कि गांधी जी के प्रति नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितना ऊंचा सम्मान रखते थे। इसकी पुष्टि 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी और राष्ट्र के नाम प्रसारित उस संदेश से भी होती है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन का प्रयोग किया था। उस रेडियो प्रसारण में नेताजी ने कहा था कि महात्मा जी, भारत और भारत के बाहर अनेक भारतीय हैं जो यह मानते हैं कि संघर्ष के ऐतिहासिक तरीके से ही भारत की आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। ये लोग ईमानदारी से यह अनुभव करते हैं कि ब्रिटिश सरकार नैतिक दबावों अथवा अहिंसक प्रतिरोध के समक्ष घुटने नहीं टेकेगी। फिर भी भारत से बाहर रह रहे भारतीय तरीकों के मतभेद को घरेलू मतभेद जैसा मानते हैं। देश में या विदेश में ऐसा कोई भी भारतीय नहीं होगा जिसे प्रसन्नता नहीं होगी यदि आपके बताए रास्तों से बिना खून बहाए भारत को आज़ादी मिल जाए। लेकिन स्थितियों को देखते हुए मेरी यह निश्चित धारणा बन गई है कि यदि हम आज़ादी चाहते हैं तो हमें खून की नदियां पार करनी होंगी। महात्मा जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि महीनों के विचार मंथन के बाद मैंने इस मुश्किल रास्ते पर चलना स्वीकार किया था। इतने लंबे अरसे तक अपने देश की जनता की भरसक सेवा करने के बाद मुझे देशद्रोही होने अथवा किसी को मुझे देशद्रोही कहने का अवसर देने की क्या जरूरत थी। मुझे अच्छी तरह जानने वाले मेरे देशवासी इस कुप्रचार के झांसे में नहीं आएंगे। राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं जिंदगी भर लड़ता रहा हूं। महात्मा जी, अब मैं अपनी अस्थायी सरकार के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जापान, जर्मनी और 7 अन्य मित्र शक्तियों ने आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार को मान्यता दे दी है और इससे सारी दुनिया में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। इस अस्थायी सरकार का एक ही लक्ष्य है, सशस्त्र संघर्ष करके अंग्रेजों की गुलामी से भारत को मुक्त कराना। एक बार दुश्मनों के भारत छोड़ने के बाद और व्यवस्था स्थापित होने के बाद अस्थायी सरकार का काम पूरा हो जाएगा। तब भारत के लोग स्वयं तय करेंगे कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए और कौन उस सरकार को चलाएगा। यदि हमारे देशवासी अपने ही प्रयासों से अंग्रेजों की गुलामी से
मुक्त हो जाते हैं, अथवा यदि ब्रिटिश सरकार हमारे भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, तो हमसे अधिक प्रसन्नता और किसी को नहीं होगी। लेकिन हम यह मानकर चल रहे हैं कि इन दोनों में से कोई भी संभव नहीं है और सशस्त्र संघर्ष अनिवार्य है। भारत की आज़ादी का आखिरी युद्ध आरंभ हो चुका है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर बहादुरी से लड़ रहे हैं और हर तरह की कठिनाई के बावजूद वे धीरे धीरे किंतु दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब तक आखिरी ब्रिटिश भारत से बाहर नहीं फेंक दिया जाता, जब तक नई दिल्ली में वायसराय हाउस पर हमारा तिरंगा शान से नहीं लहराता, यह लड़ाई जारी रहेगी। हमारे राष्ट्रपिता भारत की आज़ादी की इस पवित्र लड़ाई में हम आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की कामना कर रहे हैं। ये संदेश था नेताजी का, और इस संदेश के बाद नेताजी ने एक नारा लगाया था, जय हिंद। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि नेताजी ने स्वाधीनता की लक्ष्य पूर्ति के लिए अखबार निकाला, तो रेडियो के माध्यम का भी उपयोग किया। This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, while I am in Tokyo, I desire to address a few words to you, and I have no doubt that you will give them due consideration. In the first place, I desire to thank you most heartily for the warm and enthusiastic welcome that you have given me on the occasion of my public appearance in East Asia, and for the assurance that you have given me of your wholehearted support to our efforts to liberate our dear motherland. 1942 में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई, जो पहले जर्मनी से, फिर सिंगापुर और रंगून से भारतीयों के लिए समाचार प्रसारित करता रहा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, जोशे वतन बढ़ाए।